हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो यूनिट 10 के अंतर्गत कई अन्य गद्य विधाओं को शामिल किया गया है, जिसे कि आप पाठ्यक्रम में देखे भी होंगे। उसी में से हम 4 रचनाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहली रचना है माटी की मूर्तें, दूसरी रचना है ठकुरी बाबा, तीसरी रचना है मुर्दहिया और चौथी रचना है प्रेमचंद घर में। तो इन्हीं चारों पर हम बातचीत करेंगे और मेरी कोशिश ये है कि आप प्रश्नों को आत्मीयता के साथ देखिए और एक उत्सुकता के साथ उसके आंसर्स को भी देखिए, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो आपका बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण से हमने पहले इन पुस्तकों का अध्ययन किया और फिर बाद में आपकी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ सवालों को बनाया है, जिसमें बात करते हैं पहले सवाल के ऊपर। सवाल है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, अमृत राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल अपने दिमाग में ला दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। हालांकि हो सकता है कि कई बच्चे अति उत्साह में इसका सही जवाब प्रेमचंद रख दें, क्योंकि यहाँ पर कलम का सिपाही, कलम का मजदूर नहीं है, बल्कि कलम का जादूगर लिखा हुआ है। जबकि प्रेमचंद को कलम का सिपाही और कलम का मजदूर अलग अलग लेखकों ने कहा है। तो इस प्रश्न को बनाने का एक मेरा उद्देश्य ये भी था कि आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें कब प्रकाशित हुआ था? सन 1945, 1947, 1946, 1948। इसका जो सही जवाब है कि सन 1946 ईस्वी में माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया शब्द चित्र प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें को लेखक ने किसे अर्पित किया है? यानी कि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल सकता है कि माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी तो ने लिखा है, लेकिन उन्होंने अर्पित किसको किया है? ऑप्शन दिया गया है माता पिता को, नाना नानी को, मामा मौसी को, या फिर चाचा चाची को। तो का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि माटी की मूर्ति को रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने मामा और मौसी, देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष देखा जाए तो ये भाई बहन का यहाँ पर संबंध है, और इन्हीं दोनों को रामवृक्ष बेनीपुरी ने समर्पित किया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें कुल कितने शब्द चित्र हैं? यानी कि माटी की मूर्तें में कुल कितने शब्द चित्र हैं? ऑप्शन दिया गया 11, 12, 13, 14। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। इसमें कुल 12 शब्द चित्रों की चर्चा की गई है, अलग अलग उसके टॉपिक्स दिए गए हैं। इन पुस्तकों पर मैंने पहले ही एक छोटी सी वीडियो में आप सभी को परिचित करा दिया है, और जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा तो जरूर समय निकाल कर उन वीडियोज को देखें। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हमने कुछ सवालों को लिया है जो कि आपके लिए मददगार साबित हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें की रजिया किस व्यवसाय से जुड़ी हुई थी? जैसा कि मैंने बताया कि माटी की मूर्ति में कुल 12 शब्द चित्रों की चर्चा की गई है, उसमें एक शब्द चित्र रजिया के ऊपर है, और रजिया के व्यवसाय का भी जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। क्या रहा है उसका व्यवसाय, वो हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है चुड़ियारिन के रूप में, नाइन के रूप में, गायकी के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है कि रजिया का व्यवसाय चुड़ियारिन के रूप में था। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें की रजिया की भेंट लेखक से किस शहर में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि रजिया का की मुलाकात लेखक यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी से कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन दिया गया है काशी, प्रयागराज, पटना, लखनऊ। तो जिन लोगों ने माटी की मूर्तें सीरियसली पढ़ा होगा उनके दिमाग में तुरंत इसका आंसर आ गया होगा, और बिल्कुल इसका सही जवाब यहाँ पर है सी, पटना में मुलाकात हुई थी रजिया की माटी की मूर्ति के लेखक से। अगला प्रश्न है किस आलोचक को, सॉरी, किस रचना को चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं माना गया है? किस रचना को चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं
माना गया है? ऑप्शन दिया गया है पैरों में बांधकर, उड़ते चलो, नेपाल में, माटी की मूर्तें। 4 ऑप्शन दिया गया है और ये चारों ऑप्शन जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की एक रचना के रूप में है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि माटी की मूर्तें नामक रचना को चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें शब्द चित्र की शुरुआत किस महीने से होती है? बहुत ही टेक्निकल सवाल है यहाँ पर। आजकल इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि माटी की मूर्तें शब्द चित्र की शुरुआत किस महीने से होती है। ऑप्शन दिया गया आषाढ़, पूस, माघ, क्वार। तो चारों जो महीने हैं वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, पूष के महीने से इसकी शुरुआत मानी जाती है। पूस, पूस की रात आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, तो इसी से जोड़कर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें के बलदेव सिंह का लेखक से क्या रिश्ता है? बलदेव सिंह एक शब्द चित्र के रूप में विषय बनाया गया है इस पुस्तक में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेखक से उनका क्या रिश्ता रहा है, यानी कि बलदेव सिंह लेखक के क्या थे? पिता, मामा, मौसा, फूफा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि मामा थे। बलदेव सिंह लेखक के मामा थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का संबंध किस पंथ से है? बाल गोविंद भगत जो कि माटी की मूर्तें पुस्तक के एक पात्र के रूप में है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत का संबंध किस पंथ से है। ऑप्शन दिया गया कबीरपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, उग्रपंथी। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब अपने दिमाग में खोज लिया है कि बाल गोविंद भगत को हमने कबीरपंथी के रूप में पढ़ा था। तो इसका सही जवाब हो गया कबीरपंथी है बाल गोविंद भगत। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें का अंतिम शब्द चित्र किस पर आधारित है? यानी कि कुल 12 इसमें शब्द चित्र हैं, आपके दिमाग में बैठा होगा, तो उसका जो 12वां शब्द चित्र है यानी कि आखिरी शब्द चित्र है किस पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि आखिरी जो शब्द चित्र है वो बुधिया के ऊपर है। और देखिए माटी की मूर्ति में भी बुधिया का जिक्र आता है, और प्रेमचंद की कफन नामक कहानी आपने पढ़ा होगा तो वहां पर भी बुधिया का जिक्र होता है। तो इस कैरेक्टर को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए कि किन किन रचनाओं में इसका नाम आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ठकुरी बाबा का संकलन किस संग्रह में है? ठकुरी बाबा जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिया तो आपके दिमाग में तुरंत इसके लेखक का नाम आ गया होगा। अब हमें बताना है कि किस संकलन में इसको संकलित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, संकल्पिता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। अगला प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं में कितने रेखा चित्र हैं? ऑप्शन दिया गया है 6, 7, 8, 9। तो स्मृति की रेखाएं में कितने रेखा चित्र हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल 7 रेखा चित्रों की बात की गई है और अलग अलग उनके नाम दिए गए। तो हमने यूनिट 10 के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं लगी हैं सबके बारे में एक बार आप सभी को वीडियो में बता दिया है थ्योरेटिकल ढंग से। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप से आप देख रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं में शामिल नहीं है, यानी कि स्मृति की रेखाओं में जो 7 विषय दिए गए हैं उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया भक्तिन, गुंगिया, बुधिया, बिबिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि बुधिया जो नाम दिया गया यहाँ पर वो स्मृति की रेखाएं में शामिल नहीं है, बाकी तीनों नाम उसमें शामिल है। बुधिया का जिक्र आपने इसके पहले की रचना में देखा, यानी कि माटी की मूर्तें में इसका नाम आपने देखा। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है और हमें बताना है कि ये पंक्ति किसने गाई है। कि खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया नीकी खोटो बल भैया हो। तो किसने इसको गाया है? ऑप्शन दिया गया भक्तिन, ठकुरी बाबा, बिबिया, गुंगिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि ठकुरी बाबा ने इन पंक्तियों को गाया है। अगला प्रश्न है, लिखा गया कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। एक कथन दिया गया है
कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, यह कथन किस रचना का अंश है? ऑप्शन दिया गया है जूठन, मुर्दहिया, दोहरा अभिशाप, हादसे। इसका जो सही जवाब है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा तुरंत उनके दिमाग में ये जवाब कौंध गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुर्दहिया में इस बात को कहा गया है कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। तो कहने वाला कौन है वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि तुलसी राम ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में 80 वर्षीय वृद्ध का नाम है, क्या नाम है वो हमें बताना है कि मुर्दहिया में एक 80 वर्षीय वृद्ध की चर्चा तुलसी राम ने की है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है जंगू पांडे, गंगू पांडे, अमिका पांडे, मुन्ना पांडे। तो 80 वर्षीय वृद्ध जो है उसका नाम है जंगू पांडे। जिन लोगों ने मुर्दहिया अच्छे से पढ़ी होगी तो ये सारे पात्र उनकी नजर में आ रहे होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मुर्दहिया के लेखक के परिवार का सदस्य नहीं है। हमें बताना है कि जो नाम दिए गए हैं नीचे मुर्दहिया के लेखक के परिवार से संबंधित नहीं है, यानी कि तुलसी राम के परिवार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया गया सोमर, मुनेसर, नग्गर, सुन्नर। तो कौन ऐसा नाम है जो कि तुलसी राम के परिवार से रिलेटेड नहीं है? नामों को भी बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। नाम भी एक दलित परिवार को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा नाम नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुन्नर नाम का कोई नहीं है, बल्कि सुन्नर के स्थान पर ही मुन्नर था, उसी को सुन्नर बना दिया गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से चले और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में साहित्य बताने वाला पात्र है। साहित्य यानी कि जो पत्रा इत्यादि देखकर बताया जाता है, बताने वाला पात्र कौन है? मुर्दहिया में इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन दिया गया है जंगू पांडे, अमिका पांडे, विजयी पांडे, पारस पांडे। जितने नाम दिए गए हैं सारे पात्र मुर्दहिया में पाए जाते हैं। और कौन है जो कि साहित्य बताता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमिका पांडे नाम का जो पात्र है वो मुर्दहिया में साहित्य बताने वाले पात्र के रूप में है। नाम बिल्कुल ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में हेडमास्टर के रूप में कौन सा पात्र है? जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्दहिया में स्कूली जीवन का भी चित्रण तुलसी राम ने किया है, तो उसमें हेडमास्टर का जिक्र आता है। कौन है? ऑप्शन दिया गया है संकठा सिंह, परशुराम सिंह, सुग्रीव सिंह, देवराज सिंह। ये भी ध्यान में रखना कि चारों नाम जो ऑप्शन में दिए गए हैं सभी मुर्दहिया के पात्रों के रूप में आते हैं। तो आप अलग ढंग से अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा पात्र है कौन सा पात्र नहीं है तो उसको भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ पर हेडमास्टर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि कौन था। सही जवाब बिल्कुल आप लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया कि परशुराम सिंह है। परशुराम सिंह मुर्दहिया में हेडमास्टर की भूमिका में है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया की विषय वस्तु पूर्वांचल के किस जिले की है? ऑप्शन दिया गया है गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर। तो 4 जिलों का नाम दिया गया है और चारों जिले पूर्वांचल एरिया से आते हैं। तो आप लोगों ने मुर्दहिया अच्छे से पढ़ा होगा, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कहानी आजमगढ़ की है। ठीक है, तो मुर्दहिया पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की कहानी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में लेखक ने किस गांव का उल्लेख किया है? मुर्दहिया में लेखक ने किस गांव का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया है करमपुर, ज्ञानपुर, धर्मपुर, राजापुर। तो आप देख रहे हैं कि सब में पुर लगा हुआ है और पूर्वांचल में जितने भी गांव होते हैं लगभग सब में पुर लगा रहता है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है ये कि जो जिला है वो पुर में नहीं है बल्कि गढ़ में है, आजमगढ़। अब किस गांव का उल्लेख किया गया है? सही जवाब बिल्कुल आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है अपने दिमाग में। सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्मपुर। क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में तुरंत यही ऑप्शन आएगा कि धर्मपुर नाम हमने मुर्दहिया में पढ़ा था। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि तुलसी राम ने मुर्दहिया को कितने उप शीर्षकों में बांटा है? ऑप्शन दिया गया 5, 6, 7, 8। तो इसका जो सही जवाब है कि तुलसी राम ने मुर्दहिया को कुल 7 उप शीर्षकों में बांटा है। तो आपने देखा कि आज की प्रैक्टिस सेट में माटी की मूर्तें जो था वो 12 शब्द चित्रों में था, स्मृति की रेखाएं भी 6 शीर्षकों में बटी हुई थी और मुर्दहिया भी बल्कि जो स्मृति की रेखाएं थी वो 7 में बटी हुई थी और यहाँ पर मुर्दहिया भी 7 में बटी हुई है। तो ये मैं याद दिलाना चाह रहा था, कोरिलेट कराना चाह रहा था, आप लोग हो गए होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि तुलसी राम ने अपनी आत्मकथा के किस उप शीर्षक में
मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन का वर्णन किया है। इसके पहले हमने देख लिया कि कुल 7 उपशीर्षकों में ये आत्मकथा बटी हुई है, लेकिन मुर्दहिया जिसके नाम पर ही इस पूरे आत्मकथा का नाम है और स्कूली जीवन का भी चित्रण किया गया है, तो किस में किया गया है? ऑप्शन दिया गया पहला उपशीर्षक, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही जवाब इसका दूसरे उपशीर्षक में मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? तो प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, यात्रावृत्ति। तो आप लोगों ने बिल्कुल अपने दिमाग में सही आंसर लाया कि सी इसका सही जवाब है। जीवनी नाम की जो विधा है प्रेमचंद घर में, उसी में है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन दिया गया है अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी या फिर दया नारायण निगम। तो प्रेमचंद घर में किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवरानी देवी, जो कि उनकी पत्नी थी। ठीक है, हालांकि अमृत राय और मदन गोपाल ने भी प्रेमचंद की जीवनी लिखा है, तो उसका नाम आपके दिमाग में आ गया होगा और पहले एक क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलते हैं आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक देखिए ऑप्शन डी दिया गया कि दया नारायण निगम। प्रेमचंद नाम जो दिया गया है वो दया नारायण निगम द्वारा ही दिया गया है, तो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन प्रेमचंद से जुड़े हुए हैं। बाकी इसका जो सही जवाब था शिवरानी देवी। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में लेखिका ने प्रेमचंद के बचपन से लेकर अंतिम दिनों की कुल कितनी घटनाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन दिया गया है 85, 86, 87, 88। तो प्रेमचंद घर में लेखिका यानी कि शिवरानी देवी ने इस चीज का उल्लेख किया है कि इसमें उन्होंने प्रेमचंद के बचपन से लेकर अंतिम दिनों की घटनाओं का वर्णन किया है और कुल इसमें 88 घटनाओं का जिक्र है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि प्रेमचंद घर में किस श्रद्धांजलि अंश किसके द्वारा लिखा गया है? यानी कि प्रेमचंद घर में जो पुस्तक है उसमें श्रद्धांजलि अंश दिया गया है, उसको कौन लिखा है? ऑप्शन दिया गया है बनारसी दास चतुर्वेदी, अमृत राय, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने प्रेमचंद घर में के अंतर्गत जो श्रद्धांजलि का एक अंश है या फिर पेज है उसको लिखा है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में का आमुख किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, श्रद्धांजलि तो आपने देख लिया कि बनारसी दास चतुर्वेदी का है, लेकिन यहाँ पर आमुख एक नया प्रश्न आ गया कि आमुख किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया जैनेन्द्र, अज्ञे, शिवरानी देवी, अमृत राय। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि प्रेमचंद घर में का आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि स्वामी तुम्हारी ही चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूं, इस तुच्छ सेवा को अपनाना, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, शिवरानी देवी, मनु भंडारी, भक्तिन। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि क्रम के अनुसार है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा ये शिवरानी देवी का है। हालांकि हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये 100 क्वेश्चन में आ जाए फाइनल एग्जाम में तो भी आप वहां पर सही कर लें। स्वामी तुम्हारी ही चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना, ये एक तरीके से शिवरानी देवी का समर्पण वाक्य है। किताबों में समर्पण आप देखते होंगे, तो उसी में इन्होंने प्रेमचंद को संबोधित करते हुए शिवरानी देवी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में प्रेमचंद का पहला उपन्यास किसको बताया है? अब तक हमने आलोचकों के माध्यम से प्रेमचंद के पहले उपन्यास पर चर्चा किया है, लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने खुद बताया है कि उनका पहला उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन दिया गया दुर्गादास, कृष्णा, सेवा सदन, सोजे वतन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि कृष्णा नामक उपन्यास को शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का पहला उपन्यास बताया है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी कोशिश है कि इन प्रश्नों के माध्यम से जब आप दोबारा रिवीजन करें किताबों का, तो आप इस दृष्टिकोण को भी अपने दिमाग में रखें। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की पहली पत्नी शिवरानी देवी से किस भाषा या लिपि में बात करती थी? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद की 2 पत्नियां थीं। हालांकि अपने जीवन के आखिरी दिनों में प्रेमचंद ने इस बात का खुलासा किया शिवरानी देवी से कि हमने एक बात तुमसे नहीं बताई थी और आज बता देता हूँ, मेरी पहले भी पत्नी थी। तो बाद में ये बातचीत करना शुरू कर दी शिवरानी देवी,
तो उनकी पत्नी जो थी, पहली पत्नी, किस भाषा या लिपि में बात करती थी, जिसका जिक्र प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने किया है। ऑप्शन दिया गया है हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या फिर कैथी भाषा में। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि कैथी में वो बातचीत करती थी। ठीक है ना, क्योंकि भाषा का यहाँ पर सवाल था तो मुझे लगा कि हो सकता है सवाल पूछा जाए। अगला प्रश्न है कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में प्रेमचंद के जीवन में कितनी बार गुस्सा आने को बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। शिवरानी देवी ने इस पर खास जोर दिया है कि प्रेमचंद अपने पूरे जीवन में कितनी बार गुस्साए थे। ऑप्शन दिया गया अनेक बार, कभी नहीं, 2 बार, 4 बार। प्रेमचंद वह व्यक्ति जिसे हम उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट आदि नामों से जानते हैं, तो वो अपने जीवन में कितनी बार गुस्साए थे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि शिवरानी देवी ने बताया कि वो अपने जीवन में मात्र 2 बार ही गुस्साए थे। एक बार अपने पुत्र घुन्नू पर और एक बार खुद इनके ऊपर, पत्नी के ऊपर ही गुस्साए थे। जीवन में 2 बार ही गुस्साए थे। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रेमचंद अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल किए हुए थे। इसीलिए उन्होंने अपने 36 वर्षों के जीवन में 300 कहानियां और लगभग 13 उपन्यास और बहुत सारे अलग अलग पत्र पत्रिकाओं का संपादन किए, निबंध इत्यादि भी लिखे, नाटक भी लिखे। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चला होगा कि ये और कोई बात नहीं बता रहा है, बल्कि उनकी पत्नी का ही मानना है कि वो मात्र 2 ही बार गुस्साए थे और इसका जिक्र उन्होंने किया कि कब कब गुस्साए थे। ठीक है, तो आज हमने कुल 33 प्रश्नों पर बातचीत की और उसमें 4 रचनाओं को शामिल किया। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को बताइए और सब्सक्राइब करने के लिए भी प्रेरित कीजिए। उम्मीद है कि आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं इसी के अगली कड़ी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।